हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, आज हम इसे डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये दो किडनी है और एक यूरेटर्स है और सब उसके नीचे यूरिन ब्लेडर्स है। किडनी का काम मुख्यतः जो है ब्लड को करना होता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, उसको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम होता है। अब इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि ये बॉडी में कहाँ स्थित होती हैं, इनका वजन क्या है, इसके बारे में और इनका मेन फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसे स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें ये डायग्राम में देखिए, राइट किडनी थोड़ी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। और किडनी को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, जो शुद्ध जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, वो रेनल आर्टरी है। उसका नाम जो डिसेंडिंग आयोटा होती है उनमें से एक आर्टरी कटती है जिसका नाम है रेनल आर्टरीज। और जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर आ रही है उसका नाम है रेनल वेन। वो अपनी कहाँ से कटती है, वो इंफीरियर बीना कावा में से निकलती है, रीनल वेन। तो इस तरह से शुद्ध ब्लड ली जाने वाली आर्टरी का नाम रेनल आर्टरीज हो गया और अशुद्ध ब्लड लेने वाली आर्टरी वेन का नाम रेनल वेन हो गया। और ये यहाँ से निकलने वाली ये एक यूरेटर्स होगा, ये यूरेटर जो है यूरिन ब्लेडर में जाके यूरिन को छोड़ देती है। तो चलिए देखते हैं आगे हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं, पहले किडनी पढ़ेंगे। किडनी में के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जिसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करके उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनको निकालना। तो ये कैसे करता है इसे हम डिटेल से जानेंगे। सही है। अब इसका मुख्य काम क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है। इसका मुख्य काम क्या होता है। एक तो इसका काम होता है आरबीसी का निर्माण। हालांकि बोन मैरो में आरबीसी बनती है, लेकिन आरबीसी के निर्माण करने में हेल्प करता है ये किडनी। क्या करती है, आरबीसी निर्माण करने में भी हेल्प करती है। दूसरा, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालना होता है, जो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो यानी कि बॉडी में कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। जल का संतुलन बनाना, जो वाटर बैलेंस होता है, बॉडी में कितना वाटर रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए, इसका काम भी जो है किडनी का होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह, उनको बैलेंस करने का काम इसी किडनी का होता है। और अम्ल और क्षार को संतुलन बनाने का काम, जो पीएच मान, ब्लड का पीएच मान को संतुलन करने का जो काम होता है, पीएच संतुलन करने का काम, वो भी इसी का होता है। एसिड और बेस जो संतुलन किए जाते हैं, अम्ल और क्षार, वो भी इसी का काम होता है। रक्तचाप को नियंत्रण करने का, बीपी को मेंटेन करने का काम इसी का होता है। तो ये सारे काम जो है किडनी के होते हैं। ये काम कैसे करती है उसे हम आगे डिटेल से जानते हैं। ये किडनी का डायग्राम है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, फिर उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे कि वो किस प्रकार से काम करती है। ये जो पूरा है, अगर इसका हम आकार की बात करें तो ये सेम के आकार की होती है। जैसे सेम का बीज होता है, उसके आकार की इसकी बनावट होती है। और अगर लंबाई की अगर बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। वजन की अगर हम बात करें तो 120 से 150 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। सीधी किडनी यानी कि राइट किडनी थोड़ी नीचे की तरफ होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। और इसको जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो रेनल आर्टरी है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है वो रेनल वेन है। ये यहाँ पर देखिए, ये रेनल आर्टरीज है और ये रेनल वेन्स है, जो कि इसको ब्लड, ये यहाँ से जूम करके इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो ये रेनल वेन है जो कि इसको ब्लड, इसका डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध ब्लड लेकर आ रही है, और ये रेनल आर्टरीज है। और जब ये किडनी ब्लड को फिल्टर करके जो बेस्ट पदार्थ बताती है, जिसे यूरियन कहा जाता है, वो इसे यूरेटर के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये यूरेटर्स है। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर समझा रहा था, फंक्शन अभी हम बाद में समझाएंगे। अब हम अब ये डायग्राम है, इसमें जो कुछ संरचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। ये जो बाहर की संरचना है, इसे जिससे पूरी किडनी ढकी होती है, उसे रेनल कैप्सूल बोला जाता है। ये रेनल कैप्सूल्स है। और ये जो इस तरह की जो ये संरचना है, ये इसे मेड्यूला बोला जाता है। और ये पूरा जो है, ये बाहर खाली खाली एरिया, ये जो तिरछी जैसी संरचना है, ये पूरा ये
ये तो है अपना मेड्यूला, ये पूरा, और ये बाकी एरिया जो बचा है इसे बोलते हैं कोर्टेक्स। तो एक दो संरचनाएं ये हुई, ये सब मेड्यूला है, ये मेड्यूला हो गए सारे। कितने होते हैं? लगभग 8 से 18 होते हैं। और ये सारा पूरा ये क्या हो गया? हमारा कोर्टेक्स हो गया। अब मेड्यूला का जो जस्ट नीचे वाला पार्ट्स है, ये मेड्यूला का ये जस्ट नीचे वाला जो पार्ट्स है, इसे बोला जाता है पिपिला। और उससे थोड़ा सा नीचे को चल के बोला जाता है माइनर कैलेक्स, और दो तीन कैलेक्स, माइनर कैलेक्स मिलकर बनाते हैं मेजर कैलेक्स। और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये कहलाता है आपका रेनल पेल्विस। जब किडनी यूरिन फिल्टर करती है तो सबसे पहले रेनल पेल्विस में ही आती है, और यहीं पर आके जो है अगर कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं तो जो किडनी स्टोन बनती है वो यहीं पर आकर बनती है, यानी कि वो यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती है और वो स्टोन की फॉर्म में बन जाती है। तो अगर हम यूरियन की बात करें तो यूरियन सबसे पहले कहाँ आगा? यहाँ पे देख लीजिए पिपिला में आगा। ये पिपिला में आया, पिपिला के बाद माइनर कैलेक्स में आया, पिपिला से माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से जो है यूरेटर्स। जैसे कि अब ये आपका पिपला हो गया, पिपला से माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर्स। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यूरिन जब ब्लड जब फिल्टर होता है और उसके फिल्टर होकर जो यूरिन बनाया जाता है, बनता है, तो वो इस तरह से नेफ्रॉन से निकलने के बाद, नेफ्रॉन से निकलने के बाद पिपला में आएगा, फिर माइनर कैलेक्स में आएगा, फिर मेजर कैलेक्स में आएगा, फिर आपका पेल्विस में आएगा। पेल्विस के बाद जो है यूरेटर्स में निकल जाता है, यूरेटर के बाद ये यूरिन ब्लेडर में पहुंच जाता है। अब ये जो यूरियन को जो यानी कि जो ब्लड को फिल्टर करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है और वो कहां पर होता है? वो होता है नेफ्रॉन में। जो यूरियन ब्लड जो फिल्टर होता है वो नेफ्रॉन में होता है। ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है, इसको हम समझेंगे। पहले मैं इसका फंक्शन बाद में बताऊंगा, पहले नेफ्रॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, कौन से भाग को क्या बोला जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। नेफ्रॉन मोस्टली दो तरह के होते हैं। एक कोर्टिकल नेफ्रॉन, लगभग 85% वर्क जो होता है वो इसी के माध्यम से होता है। एक है जक्स्टोमेडुला नेफ्रॉन्स, ये मेडुला और कोर्टेक्स के बीच में होते हैं। ये 15% काम जो है इसका होता है। ये क्या करता है? कनेक्टेड यूरिन बनाने में मदद करता है। अब इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसका जो लूप ऑफ हैन है वो शॉर्ट है, यानी कि छोटा है। इसका जो लूप ऑफ हैन है वो कुछ बड़ा है। तो इसमें आप दो अंतर देखने को मिलेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन में और जक्स्टामेडुला नेफ्रॉन में। दो अंतर हैं, ये केवल 15% होते हैं। इनका काम जो है लगभग 15% ही फंक्शन करते हैं। अब इनमें जो संरचना है उसको हम समझ लेते हैं। ये हमारे जो ये अंदर वाला जो भाग है इसे ग्लूमुलर्स बोला जाता है, और ग्लूमुलर्स को जो ढका हुआ है ये इस तरह से, ये इसे बुमेन कैप्सूल बोला जाता है। फिर उसके बाद ये एक संरचना है, ये ट्यूब है जिसे पीसीटी ट्यूब बोला जाता है। पीसीटी ट्यूब का मतलब है प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब। उसके बाद ये जो नीचे को लटकी हुई ट्यूब है इसे लूप ऑफ हैन बोला जाता है। जब ये नीचे को लटक रही होती है तो इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन, और जब ये ऊपर को जा रही होती है तो असेंडिंग लूप ऑफ हैन। तो इसलिए पूरे का नाम जो है लूप ऑफ हैन है। लेकिन जब इसे हम दो भागों में बांटते हैं तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हैन हो गई, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन हो गई। ये आ गई आपकी, ये यहाँ से जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन जब खत्म होती है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी डीसीटी। डीसीटी का मतलब है प्रोक्सिमल का मतलब है पास, और डिस्टल का मतलब है दूर, डिस्टल कनेक्टिव ट्यूब। तो ये हो गई आपकी। फिर ये मेन कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट हो जाती है आपकी, जो मेन जो सबसे सारी ट्यूबों को जो जोड़ती है वो मेन कलेक्टिंग डक्ट हो जाती है। तो इसी तरह की सभी संरचनाएं इसमें है। ग्लोमुलर हो गए, बुमेन कैप्सूल्स हो गया, और लूप ऑफ हैन हो गया। लूप ऑफ हैन में डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन, असेंडिंग लूप ऑफ हैन, और उसके बाद डीसीटी, और उसके बाद ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट। तो अब इनके क्या फंक्शन, ये मैंने स्ट्रक्चरों के नाम बताए हैं, अब इनके क्या फंक्शन है, सभी का फंक्शन अलग अलग है, तो उसका आगे समझते हैं। देखिए ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे कि हम बता चुके हैं कि किडनी का जो काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करके उसको शुद्ध करने का काम होता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनको शुद्ध करके
वो शुद्ध करता है, और शुद्ध करने में जो बेस्ट पदार्थ होता है उसे यूरियन कहते हैं, और यूरियन को जो है किडनी के रास्ते जो है बाहर निकालता है। अब हमने किडनी के बारे में बता दिया, 2 किडनी होती है, उनका वजन, चौड़ाई, लंबाई, उनके अंदर जो कौन कौन से स्ट्रक्चर है ये सभी बता दिए। अब उसके जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन करता है उसका नेफ्रॉन, जो मैंने पीछे बताया ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर कौन जो स्ट्रक्चर है वो भी सब बता दिए मैंने, सभी के नाम बता दिए। अब इसका वर्क समझ लेते हैं, ये काम कैसे करता है। नंबर 1 ग्लोमुलर्स, ये आपका ग्लोमुलर्स है, ये जो है ये इस तरह से ये 2 नदी आ रही है, ग्लोमुलर्स है। इनके अंदर आता ब्लड, ब्लड आता प्रेशर के साथ, और ये ग्लोमुलर्स जो होता है की जो मेम्ब्रेन्स है वो सेमी परमेनियल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेनियल का मतलब है कि इस मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जो ब्लड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अशुद्धियां और शुद्ध, जैसे कि वाटर, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, यूरिया, ये सब इन छोटे छोटे छिद्रों में से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद इस कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल इसे अपने अंदर, जैसे कि गिलास अपने अंदर पानी को रोक लेता है, इसी तरीके से कैप्सूल अपने अंदर पानी को, इन अवशिष्ट पदार्थों को, कौन कौन से को, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट और यूरिया, इन सभी पदार्थों को ये अपने अंदर रोक लेता है। ये सभी अवशिष्ट नहीं है, इसमें कुछ अवशिष्ट हैं और कुछ जो है यूजफुल हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा, ग्लोमुलर्स की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेनियल मेम्ब्रेन है, और ब्लड जो आता है वो प्रेशर के साथ आता है। जब प्रेशर के साथ आता है तो उस मेम्ब्रेन से ये सारे जो है प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट, यूरिया, ये सब छन जाते हैं, नीचे को आ जाते हैं, और कैप्सूल उसे अपने अंदर जमा कर लेता है। अब जब कैप्सूल जमा कर लेता अब ये चीज जो भी है ये आगे की तरफ को चलती है, कहाँ को, प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब की तरफ को ये चलती है। प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब, ये आपकी प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब क्या करती है, ये दोबारा से रीएब्जॉर्ब करती है, यानी कि ये यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर कुछ पदार्थ जो है जो बॉडी के लिए जरूरत थे वो भी यहाँ पे फिल्टर हो गए, यानी कि वो भी यहाँ से सेमी परमेनियल मेम्ब्रेन के जरिए नीचे को आ गए, फिल्टर हो गए। तो यहाँ पर जो गलती हुई थी, अब ये दोबारा से जो प्रोक्सिमल ट्यूब है आपकी, प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब, ये जो है आपकी क्या करेगी, ये रीएब्जॉर्बेशन करेगी। यहाँ पर रीएब्जॉर्बेशन होता है, काय का होता है, 65 से 70% वाटर और साल्ट, जो सोडियम पोटेशियम है, यहाँ पर इसका वाटर का और साल्ट का जो है रीएब्जॉर्बेशन होता है, मतलब दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर फालतू एब्जॉर्बेशन हो गया था, सॉरी फिल्टरेशन, यहाँ पर जो है जरूरत से ज्यादा फिल्टरेशन हो गया था, इसलिए जो है यहाँ पर रीएब्जॉर्बेशन करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है कि यहाँ किन पदार्थों का फिल्टरेशन हुआ और किन का नहीं हुआ। तो कॉमन साइंस की बात है, मैंने जो बताया आपको कि ग्लोमुलर्स की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेनियल मेम्ब्रेन है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि उसमें जितने बड़े छिद्र होंगे वो चीजें उनमें से निकल जाएंगी, और जो चीजें बड़ी होंगी वो नहीं निकलेंगी। तो कौन कौन सी चीजें बड़ी हैं, क्या नहीं फिल्टर होता है, आरबीसी फिल्टर नहीं होती, डब्ल्यूबीसी फिल्टर नहीं होती, और लार्ज प्रोटीन यानी कि बड़े बड़े प्रोटीन फिल्टर नहीं होते, क्योंकि ये बड़ी बड़ी होती हैं और उन छिद्रों में को निकल नहीं पाती, ये सब चीजें निकल जाती हैं। अब आगे जब ये जो बेस्ट पदार्थ है ये जब आगे को चलता है तो ये इसमें 65 से 70% वाटर तो एब्जॉर्बेशन हो जाता है दोबारा से इसमें प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब में, और साल्ट भी ट्यूब हो जाते हैं। अब इसमें वाटर कहाँ रीएब्जॉर्बेशन होता है और साल्ट कहाँ होते हैं, इसे मैं समझा देता हूँ। ये जो आपको जब लूप ऑफ हैन है, जब ये नीचे की तरफ को जाती है तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन। तो इसमें होता है आपका वाटर का रीएब्जॉर्बेशन, प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब का जो ये हिस्सा है लूप ऑफ हैन, इसमें जो है वाटर रीएब्जॉर्बेशन होता है, और जो ऊपर को जा रही है इसमें होते हैं साल्ट रीएब्जॉर्बेशन, सोडियम पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का रीएब्जॉर्बेशन होता है। तो हमने देख लिया कि वाटर का रीएब्जॉर्बेशन कहाँ हो रहा है, डिसेंडिंग ट्यूब में, और असेंडिंग ट्यूब में कौन सा किसका रीएब्जॉर्बेशन हो रहा है, सोडियम पोटेशियम का। रीएब्जॉर्बेशन का मतलब है दोबारा से अपने अंदर को लेना, जो ग्लोमुलर्स के अंदर फालतू निकल गया था वो यहाँ पे दोबारा से रीएब्जॉर्बेशन कर रहा है, क्योंकि बॉडी को उनकी जरूरत है। अब जैसे ये ट्यूब आगे की तरफ को चली, आगे की तरफ को चलती है, तो अब ये इसका नाम हो जाता है डिस्टल कनेक्टिव ट्यूब। तो इसमें क्या क्या चीज क्या इसका क्या काम होता है, ये एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार को बैलेंस बनाकर रखती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है, और दूसरा अम्ल और क्षार को बैलेंस बनाकर रखती है, और
अम्ल और क्षार और बीपी को मेंटेन कर कर रखती है। ये सब काम जो है इसका होता है, क्योंकि जो अम्ल और क्षार के माध्यम से और इसके माध्यम से सोडियम पोटेशियम के माध्यम से ही बीपी मेंटेन रहता है। तो मैंने इसमें, और फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये ट्यूब जो है मेन कलेक्टिंग डक्ट में खत्म से जुड़ जाती है और मेन कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते पहुंचते जो पदार्थ बचता है वो वेस्ट पदार्थ होता है, यानी कि उसका नाम यूरियन होता है। ये मेन कलेक्टिंग डक्ट जाके जो है उसमें पेल्विस में जाके यूरियन को छोड़ देती है और उससे यूरेटर के माध्यम से यूरियन ब्लेडर में पहुंच जाता है। अब हम ये देख ले, इसका मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं, इसका एक बार और रिवाइज कर देता हूं। जो ब्लड आया आपका, मैं इसे दोबारा से साफ करके एक बार और रिवाइज करता हूं, तब आपके समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। देखिए ये जो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे जो ये ग्लोमुलर्स थे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ग्लोमुलर्स में ब्लड आया, ब्लड में कुछ अशुद्धियां थी, और ग्लोमुलर्स की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र है। उस छोटे छोटे छिद्रों से क्या क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ग्लूकोज निकल गया, एमिनो एसिड निकल गया, साल्ट निकल गया। क्या नहीं निकला, ये आरबीसी नहीं निकले, डब्ल्यूबीसी नहीं निकले और लार्ज प्रोटीन। ये क्यों नहीं निकले, क्योंकि ये बड़े थे, उन छिद्रों से बड़े थे, इसलिए ये वहां पर नहीं निकल पाए। जो पदार्थ निकला है उसे वुमेन कैप्सूल ने उसे अपने अंदर रख लिया। ये आपका वुमेन कैप्सूल है, इसने अपने अंदर रख लिया। अब वो पदार्थ आगे की तरफ को मूव करता है। अब आगे की तरफ को जब मूव करता है तो इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का नाम है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और इसका क्या काम होता है, रीएब्जॉर्बेशन का काम होता है। रीएब्जॉर्बेशन यानी कि जो पदार्थ यहाँ पर फालतू निकला है उसे दोबारा से अपनी बॉडी में लेना। तो 65 से 70% वाटर और साल्ट यहाँ पे दोबारा से रीएब्जॉर्ब किया था। वाटर किसके माध्यम से किया जाता है, वाटर किया जाता है लूप ऑफ हैन का जो नीचे को चलने वाला पार्ट है, जिसे डिसेंडिंग पार्ट बोला जाता है, इसके माध्यम से। और साल्ट असेंडिंग ट्यूब के माध्यम से, जो ऊपर को जाने वाली ट्यूब है उसका नाम है असेंडिंग ट्यूब, असेंडिंग लूप ऑफ हैन। तो सोडियम पोटेशियम इसके माध्यम से जो है रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब ये आगे को जो ट्यूब चलती है तो इस ट्यूब का नाम हो जाता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब। इसमें क्या होता है, एसिड और बेसिक का यानी कि अम्ल और क्षार का बैलेंस किया जाता है। जब यहाँ तक जो वेस्ट पदार्थ आता है उसका नाम हो जाता है यूरियन, यानी कि अब जो है उससे जो जरूरी चीजें हैं वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर ली गई। अब वो वेस्ट पदार्थ बचा, अब वो इसमें जो है आ जाता है और ये जाके पेल्विस में छोड़ देती है। अब हम इस वाले ये जो वाला जो पार्ट है इसे डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए ये आया हमारा अफरेंट आर्टरीज, जो जिससे ब्लड आ रहा है। अब यहाँ पर एक मेन अंतर देखिए, अफरेंट आर्टरी मोटी है, यानी कि जो ब्लड आगा वो ज्यादा आगा। तो जब ब्लड ज्यादा आगा, और ये जो निकलने वाली आर्टरीज है वो पतली है। वो जो फिल्टर हो रहा था ब्लड जो नीचे को छन रहा था, तो वो मैंने बताया आपको, ये जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इनमें छोटे छोटे छिद्र हैं। लेकिन एक बात और है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो आर्टरी मोटी है, यानी कि ब्लड ज्यादा आएगा, और जो निकलने वाली आर्टरी है वो पतली है, यानी कि यहाँ से ब्लड कम निकलेगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि इस वाले एरिया में प्रेशर अधिक हो जाएगा, क्योंकि ब्लड यहाँ पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा। प्रेशर जब अधिक हो जाएगा तो ऑलरेडी ये जो आर्टरीज हैं इनमें छिद्र है, तो यहाँ से पानी, ग्लूकोज, साल्ट सब जो है लीकेज हो जाएंगे और इस वाले एरिया में आके यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे वुमेन कैप्सूल का नाम दिया गया है। और यहाँ से जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये इस ट्यूब के माध्यम से लूप ऑफ हैन में, जो मैंने पीछे दिखाया, उसमें जाने लगेंगे। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है समझना, वो सिर्फ ये समझना है, जो अफरेंट आर्टरी है वो मोटी है, मोटी होने की वजह से ब्लड ज्यादा आ रही है, ब्लड ज्यादा आने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, निकलने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है। जो इफरेंट आर्टरी है वो बहुत पतली है, तो इसलिए निकलने में जो है दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर हाई होने की वजह से उसके अंदर जो पदार्थ है, पतले पतले छोटे छोटे मोलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से लीकेज हो जाती है। अब यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेशंस, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशंस हो रहा है। तो कैसे होते हैं, ये 3 लेयर्स होते हैं, एंडोथेलियम सेल्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और पोडोसाइट्स स्लेट्स होते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी जीआरएफ बोलते हैं, इसको ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट 125 ml/min।
टोटल 180 लीटर पर डे, यानी कि जो किडनी है हमारी वो 180 लीटर खून को फिल्टर करती है और 125 ml पर मिनट फिल्टर करती है। जो हम किडनी के मरीजों को जो देखते हैं वो जीआरएफ ही देखते हैं कि जीआरएफ कितना है उसका। यदि उसका जीआरएफ सही आ रहा है, एज के मुताबिक 125 के आसपास आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि उसकी किडनी सही काम कर रही है। लेकिन अगर वो उसका फिल्ट्रेशन रेट कम होता चला जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसकी किडनी सही काम नहीं कर रही है। अब हम ये देख लेते हैं जो नलिका जो पुनः अवशोषण कर रही थी, जो ट्यूबल जो रीएब्जॉर्बेशन कर रही थी, जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब थी, वो कैसा रीएब्जॉर्बेशन कर रही थी? 100% ग्लूकोज, 100% एमिनो एसिड और 65 से 70% वाटर और सोडियम और पोटेशियम। जो वहां से वाटर निकला था वो उसका ग्लूकोज को 100% रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं और एमिनो एसिड को भी 100%, लेकिन जो वाटर होता है उसे केवल 65 से 70% ही वेस्ट एब्जॉर्ब करती हैं और सोडियम पोटेशियम को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्लस ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से। अब ये लूप ऑफ हैन, जहां पर वाटर का रीएब्जॉर्बेशन हो रहा था और सोडियम पोटेशियम का एब्जॉर्बेशन हो रहा था, तो ये जो मैं हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारी ये परमेमियल टू वाटर है, यानी कि ये वाली जो लूप ऑफ हैन है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन है, ये काय के लिए परमेमियल है? पानी के लिए, यानी कि ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यह केवल पानी का अवशोषण करती है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी में ये टॉपिक बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि वाटर को जो रीएब्जॉर्ब करता है, नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है? तो लूप ऑफ हैन का डिसेंडिंग पार्ट। और सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब करता है? वो सोडियम पोटेशियम और कैलोरीन को कौन रीएब्जॉर्प्शन करता है? वो करता है लूप ऑफ हैन का असेंडिंग पार्ट। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन, ये जो परमेमियल है, केवल और केवल सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के लिए है। तो ये हुआ आपका ये आपका लेट रीएब्जॉर्प्शन। लेट रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये सबसे जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, वहां पर सब जो बचे कुचे पदार्थ होते हैं वहां पर उनका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या आता है? वेस्ट पदार्थ वाटर इसमें वाटर में भी देखिए, वाटर में भी जो है आपका सॉरी इसमें डक्ट में भी जो है आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। लास्ट टाइम तक भी आपका रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है, क्योंकि जो वेस्ट पदार्थ, जो जरूरत के पदार्थ निकले हैं बॉडी, जो नेफ्रॉन ग्लोमुलर्स में जो फिल्टर हुए हैं जरूरत के पदार्थ, उनको बाकी का पार्ट लूप ऑफ हैन, असेंडिंग लूप ऑफ हैन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन और ये आपकी जो है डीसीटी, ये सब दोबारा से उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। और यहाँ पर एसिड और बेस का जो है बैलेंस बना होता है। यहाँ पर ये एसिड और बेस का बैलेंस होता है कहाँ पर? डीसीटी पर, डिस्टल कन्वर्टेटर ट्यूब। यहाँ पर एसिड और बेस का भी बैलेंस होता है। तो ये जो अब तक मैंने पढ़ाया आपको ये समझ में आया होगा। और इसका एक और देख लेते हैं, जो ये हो गया आपका H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सोडियम पोटेशियम का हो गया, और ये क्या है? ऑस्मोटिक के कारण 300 ml, 600 ml, 900 ml, ये कहाँ होता है? आपका मेडुला ऑस्मोटिक ग्रेड्यूएट में बनता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। मिलकर